नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में हम उस प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाएंगे, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि उस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके देखना है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है कि नहीं पता है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा भी पता है तो आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन के आंसर आपको अपने मन से बना बना करके लिखना है। आपको जितना भी पता है उसका आंसर आपको अपने मन से बना बना करके लिख देना है। लेकिन अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तब आपको क्या करना है कि उस कंडीशन में आपको दो काम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन करना है और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद क्या करना है कि आपको एक एक शब्द को लेकर के देखना है, चेक करना है और जिस भी शब्द के बारे में आपको जानकारी हो दूसरे स्टेप में उसी शब्द को लेकर के विस्तारित करना है। यानी कि एक शब्द से अनेक शब्द बनाना है, यानी कि उसी शब्द का हेडिंग लिखना है और उसी शब्द का आंसर लिखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षा आयोग 1964 से 1966 की शिक्षा का उद्देश्य बताइए एवं विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको शिक्षा आयोग 1964 से 1966 की शिक्षा का उद्देश्य नहीं पता है तब आप इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपको शिक्षा आयोग 1964 से 1966 की शिक्षा का उद्देश्य पता है तब तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, यानी कि इसका जो सटीक आंसर है, जो इसका सही उत्तर है, अगर आपको इसका सही उत्तर नहीं पता है तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में दोस्तों आप इस क्वेश्चन का खंडन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन कर लेते हैं और दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर हमको जिस भी शब्द के बारे में जानकारी होगा उसको लेकर के हम लोग विस्तारित करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन का खंडन कैसे किया जाता है ध्यान समझिए। क्वेश्चन का खंडन करने के लिए क्या किया जाता है कि एक एक शब्द को लेकर के चेक किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला शब्द क्या है, यहाँ पे दोस्तों पहला शब्द है शिक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा शब्द को ले लेंगे और शिक्षा को लेकर के देखेंगे कि हमको शिक्षा के बारे में कितना पता है, यानी कि शिक्षा के बारे में हम क्या जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षा के बारे में आपको क्या पता है, शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा क्या होता है। अगर आपको शिक्षा के बारे में कुछ भी पता है तो आपको क्या करना है कि शिक्षा के बारे में लिखना है। और अगर आपको शिक्षा के बारे में नहीं पता है तो इसको छोड़ देना है, आगे बढ़ना है, दूसरे शब्द को चेक करना है। यहाँ पे दोस्तों दूसरा शब्द क्या है, यहाँ पे दोस्तों दूसरा शब्द आयोग। अब दोस्तों आपको देखना है कि आयोग से आप क्या समझते हैं, आयोग किसे कहते हैं, और इसको भी ले लेना है, साथ में शिक्षा आयोग को ले लेना है। और शिक्षा आयोग 1964 से 1966 को लेकर के देखना है कि जो शिक्षा आयोग 1964 से 1966 है इसके बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आपको शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के बारे में पता है तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, और नहीं पता है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों अगला शब्द क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपका अगला शब्द है शिक्षा का उद्देश्य। अब आपको क्या करना है कि शिक्षा का उद्देश्य जो शब्द है इसको लेना है और इसको लेकर के चेक करना है कि शिक्षा का उद्देश्य आपको पता है कि नहीं पता है। दोस्तों आपको शिक्षा का उद्देश्य थोड़ा सा तो पता हो क्योंकि आप शिक्षा के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जिस भी शब्द के बारे में पता है उसको ले लेना है और उसको लेकर के उसी को विस्तारित कर देना है और उसी को बना करके लिखना है। और अगर आपको शिक्षा का उद्देश्य पता नहीं तो इसको छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों अगला शब्द क्या है, अगला शब्द दोस्तों विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है कि एग्जाम में जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है या फिर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है या फिर प्रश्न का सटीक उत्तर पता नहीं होता है तो इन तीनों कंडीशन में आपको क्या करना है कि इस तरीके से क्वेश्चन के शब्दों को लेकर के खंडन कर लेना है और उसके बाद से जिस भी शब्द के बारे में जानकारी हो उसको लेकर के अपने मन से बना बना करके लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन कर लिया और हम लोगों ने देख लिया कि हमको शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के बारे में सटीक उत्तर नहीं पता है। क्योंकि अगर हमको शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के बारे में सटीक उत्तर पता होता तो हम इसका आंसर लिख पाते। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हमको शिक्षा का उद्देश्य पता है और हमको शिक्षा के बारे में पता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग शिक्षा का उद्देश्य लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन के अंदर तो शिक्षा आयोग 1964 से 1966 की शिक्षा का उद्देश्य पूछा है, लेकिन हमको शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के बारे में नहीं पता है। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम शिक्षा के बारे में लिखेंगे और शिक्षा का उद्देश्य लिखेंगे। यानी कि हमको शिक्षा के बारे में जितना भी पता है, आपके दिमाग में शिक्षा के बारे में जो भी जानकारी है आपको अपने मन से बना करके शिक्षा के बारे में लिखना है। क्योंकि आपको शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया कि हमको शिक्षा के बारे में पता है और शिक्षा का उद्देश्य पता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में जब भी आप किसी क्वेश्चन के आंसर बना बना के लिखेंगे तो आपको क्या करना है कि आप जो भी हेडिंग लिखेंगे वो प्रश्न के अनुसार होना चाहिए और प्रश्न से मिलता जुलता होना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फालतू चीज़ें लिखेंगे या फिर बाहर से बना करके लिखेंगे और बाई
बाय द वे एग्जामिनर की नज़र अगर आपके हेडिंग पे पड़ गई तो आपका सारा नंबर काट लेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जब भी आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन के आंसर बना के लिखें या फिर अपने मन से लिखें, तो आपको क्या करना है कि जो आपका हेडिंग रहेगा वो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार रहेगा, यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा है उसी से संबंधित रहेगा। और आंसर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। जैसे आंसर में अगर आपको सटीक उत्तर नहीं पता है तो आंसर में आप अपने मन से बना करके कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हेडिंग रहेगा इसका, हेडिंग क्वेश्चन के अनुसार रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि शिक्षा आयोग को ले लेंगे, यानी कि शिक्षा को ले लेंगे, आयोग को छोड़ देंगे। और शिक्षा को लेकर के, और यहाँ पर दोस्तों जो शिक्षा का उद्देश्य है, हमको जिन शब्दों के बारे में पता है हम उनको ले लेंगे। और उसको लेकर के दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग शिक्षा और शिक्षा उद्देश्य का पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे। और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शिक्षा का परिभाषा, यानी कि शिक्षा का क्या परिभाषा होता है, सबसे पहले हम लोग शिक्षा का परिभाषा लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके हम लोग क्या करेंगे कि शिक्षा का महत्व लिखेंगे, यानी कि हमको जिन शब्दों के बारे में पता है हम उसी के बारे में बना करके लिखेंगे। और दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपको क्वेश्चन के आंसर, सटीक आंसर नहीं पता है तो आपको क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार हेडिंग लिखना है। आंसर में आप अपने मन से बना करके कुछ भी लिखिए, चलेगा, लेकिन आपका जो हेडिंग रहेगा क्वेश्चन के अनुसार रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले शिक्षा का परिभाषा लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों दूसरा हेडिंग हम लोग लिखेंगे शिक्षा का महत्व, यानी कि शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनर को दिखाने के लिए हम लोग शिक्षा का महत्व लिखेंगे, अच्छे तरीके से हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिक्षा का महत्व, यानी कि शिक्षा का क्या महत्व है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग शिक्षा का महत्व लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने शिक्षा का महत्व लिख लिया। एक बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में पूछा था कि शिक्षा आयोग 1964 से 1966 की शिक्षा का उद्देश्य लिखिए, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के बारे में नहीं पता था, इसलिए दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन का खंडन कर लिया। और क्वेश्चन का खंडन करके शिक्षा को ले लिया और शिक्षा के उद्देश्य को ले लिया। और बाकी जो हमारा आयोग दिया हुआ है और 1964 को हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों हम साइड कर देंगे, इसको हम याद नहीं करेंगे। बस हमको शिक्षा के ऊपर फोकस करना है और शिक्षा के उद्देश्य के ऊपर फोकस करना है। और इन्हीं दो शब्दों को लेकर के, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दो शब्दों को लेकर के हमको पूरा इसका आंसर लिखना है, इसका हेडिंग लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पहले परिभाषा लिख लिया, उसके बाद दूसरे हेडिंग में शिक्षा का महत्व लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि शिक्षा के महत्व में हम लोग शिक्षा का जो भी महत्व है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से बना करके हम लोग शिक्षा का महत्व लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे। और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देके हम लोग पहला महत्व क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला महत्व लिखेंगे शिक्षा का हमारे दैनिक जीवन में महत्व, यानी कि जो हमारा दैनिक जीवन है उसके अंदर शिक्षा का क्या महत्व है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहला लिखेंगे दैनिक जीवन में शिक्षा का महत्व, यानी कि जो हमारा दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, सबसे पहले हम लिखेंगे दैनिक जीवन में शिक्षा का महत्व। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने शिक्षा के महत्व में पहला लिख लिया दैनिक जीवन में शिक्षा का महत्व। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग लिखेंगे कि हमारे सामाजिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे सामाजिक जीवन में शिक्षा का महत्व, यानी कि हमारे सामाजिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे। दोस्तों आपको शिक्षा के महत्व में जो भी आता है, मैं ये नहीं कहता कि आप दैनिक जीवन में लिखिए, सामाजिक जीवन में लिखिए, आपके दिमाग में जो भी आता है यहाँ पे दोस्तों शिक्षा के महत्व में आप अपने मन से बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके दिमाग में जो भी आता है, आपको जो भी जानकारी है यहाँ पे आपको अपने मन से बना करके लिखना है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों दिमाग काम नहीं करता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपके दिमाग में जो भी आता है उसको लिखते जाइए, समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा लिखेंगे यहाँ पे हमारे जो है कि आर्थिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा आर्थिक जीवन में शिक्षा का महत्व, यानी कि जो हमारा आर्थिक जीवन में, जो हमारा कामकाजी जीवन है उसके अंदर शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट में लिखेंगे आर्थिक जीवन में शिक्षा का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने शिक्षा के महत्व में 3 हेडिंग बना लिया, दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में। दोस्तों आपको शिक्षा के महत्व में जो भी आता है आप अपने मन से 3, 4, 5 जितना पॉइंट आपको आता है उतना पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 2 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे शिक्षा की विशेषता, यानी कि शिक्षा की क्या विशेषता है हम लोग लिखेंगे शिक्षा की विशेषताएं। यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा की विशेषताएं,
यानी कि शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे शिक्षा की विशेषताएं। अब दोस्तों शिक्षा की जो भी विशेषताएं हैं यहाँ पे अगर आप चाहें तो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 आपको जितना भी पॉइंट याद आता है यहाँ पे दोस्तों आप पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके शिक्षा की विशेषताएं लिख सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी आता है शिक्षा की विशेषताएं में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने शिक्षा की विशेषताएं लिख लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देके हम लोग चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे शिक्षा की उपयोगिता, यानी कि शिक्षा की क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग में लिखेंगे शिक्षा की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा की उपयोगिता, यानी कि शिक्षा की क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे शिक्षा की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो गया शिक्षा की उपयोगिता। और दोस्तों आपको शिक्षा की उपयोगिता में जितना भी आता है कि शिक्षा की क्या उपयोगिता है, आपके दिमाग में जो भी आता है यहाँ पे दोस्तों शिक्षा की उपयोगिता में आप लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 4 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग 5वां हेडिंग क्या लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां हेडिंग लिखेंगे शिक्षा में कमी, यानी कि शिक्षा में क्या कमी है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिक्षा में कमी, यानी कि हम जो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, तो शिक्षा में क्या कमी है उन कमी को दोस्तों यहाँ पे बना के लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों 5वां हेडिंग हो जाएगा शिक्षा में कमी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे शिक्षा में कमी, यानी कि शिक्षा में क्या कमी है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग शिक्षा में कमी लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों छठा पॉइंट देकर हम लोग छठा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग छठा हेडिंग लिख देंगे शिक्षा में सुधार, यानी कि अगर शिक्षा में कमी है तो शिक्षा में जो कमी है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों सुधार को लिख देंगे। तो हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा शिक्षा में सुधार, यानी कि शिक्षा में अगर कमी है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे शिक्षा में सुधार। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 6 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पे 7वां पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों 7वां पॉइंट देकर हम लोग 7वां हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 7वां हेडिंग लिखेंगे शिक्षा, यानी कि हम लोगों ने शिक्षा की विशेषता लिख लिया, उसके बाद शिक्षा की उपयोगिता हो गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शिक्षा में कमी हो गया और यहाँ पर दोस्तों शिक्षा में सुधार हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग 7वें हेडिंग में अगर हमें कोई पॉइंट याद आएगा तो लिखेंगे, नहीं याद आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर दोस्तों हम बना के लिख देंगे इस तरीके से कि शिक्षा में जो है कि क्या उपयोगिता है, शिक्षा की क्या कमी है, शिक्षा की क्या विशेषता है, इस तरीके से हम बना करके लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ध्यान से देखिए, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि शिक्षा आयोग 1964 से 1966 की शिक्षा का उद्देश्य बताइए एवं विस्तार पूर्वक कौन कीजिए। तो हमको दोस्तों शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए दोस्तों हम लोगों ने शिक्षा को ले लिया, यानी कि हमको जिस भी शब्द के बारे में पता था क्वेश्चन का खंडन करके हम लोगों ने शिक्षा को ले लिया और शिक्षा का उद्देश्य ले लिया और शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने शिक्षा का परिभाषा लिख लिया, उसके बाद शिक्षा का महत्व लिख लिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शिक्षा में जो है कि शिक्षा का महत्व हो गया, उसके बाद शिक्षा की विशेषता हो गया, शिक्षा की उपयोगिता हो गया, शिक्षा में कमी हो गया, शिक्षा में सुधार हो गया। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, अगर आपको शिक्षा का उद्देश्य भी लिखना है तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हैं, यहाँ पे निष्कर्ष न लिख करके यहाँ पर दोस्तों 7वें हेडिंग में आप लिख सकते हैं शिक्षा का उद्देश्य। यहाँ पे दोस्तों आप लिख सकते हैं शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। यहाँ पे दोस्तों 7वें हेडिंग में शिक्षा का उद्देश्य लिख सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों 8वें हेडिंग में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का खंडन कर लेना है और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद आपको जिस भी शब्द के बारे में जानकारी हो, आपके मन में उस शब्द को लेकर के जो भी जानकारी हो आपको अपने मन से बना कर लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों जो भी आप हेडिंग लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, आपका हेडिंग क्वेश्चन से संबंधित होना चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार होना चाहिए। आंसर में आप बना करके कुछ भी लिखे चलेगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक करते समय सबसे पहले आपका हेडिंग देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, दोनों को मिलाते हैं, उसके बाद आपको नंबर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और अगर आप इस तरीके से बना करके लिखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 में से 5 या 6 नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी कॉपी भरी रहेगी तभी आपको नंबर मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आपकी कॉपी खाली है, मान लीजिए आपने इसका आंसर छोड़ दिया, अगर आपको इसका सटीक उत्तर पता नहीं है या फिर आपको इसका सही उत्तर पता नहीं है और आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसका आंसर बना के भी लिख दिया तो आपको क्या होगा, आपको दोस्तों कम से कम 5 या 6 नंबर मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बना करके लिख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।